Assalamu alaikum. Today we are doing serum acid phosphatase estimation. This is the last practical of block 4. सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। एज यू नो इसका नाम क्या है, एसिड फॉस्फेटेज। तो एसिड मींस कि ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और फॉस्फेटेज मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, ठीक है। और ये इंजाइम सबसे इसके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जिसमें ये पाया जाता है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बोन्स, ठीक है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी डिफरेंट ऑर्गन्स में पाया जाता है बट वो क्लिनिकली उतने सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट आइसोफॉर्म्स हैं जो हर ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे वी नो के एंजाइम्स हैं वो जिस जिस ऑर्गन में पाए जाते हैं उस हिसाब से उसकी थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है बट फंक्शन इज सेम। तो बिल्कुल इसकी भी उस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद है कि इट प्लेज सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स प्राइमरीली इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड बोन हेल्थ। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड फॉस्फेटेज। उसके बाद अब आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल पर। तो मैं आपको जैसे लास्ट प्रैक्टिकल्स में बताया है कि प्रिंसिपल जो भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, माइक्रो लैब में या केमिस्ट्री एनालाइजर में प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं, हमारा मकसद होता है कोई ऐसा कंपाउंड बनाना जो कलर्ड हो, जिसकी एब्जॉर्बेंस मैयर करके हम इनडायरेक्टली उस सब्सटेंस की कंसनट्रेशन फाइंड कर सकें जिसकी हमें कंसनट्रेशन फाइंड करना हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एसीपी की कंसनट्रेशन मैयर करनी है। तो हम क्या करते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड डालेंगे कि जिसको एसीपी एक कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे, और ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिस पर एसीपी एक्ट भी करता हो, ठीक है। ये दोनों शर्तें होनी चाहिए। तो हमने इसके लिए कंपाउंड लिया है अल्फा नेफ्थाइल फॉस्फेट, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड फॉस्फेटेज और ये कन्वर्ट हो गया अल्फा नेफ्थोल में और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया, ठीक है। चूंकि ये फॉस्फेटेज था इसने फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करना था। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो अल्फा नेफ्थोल बना है ये अल्फा नेफ्थोल फास्ट रेड टी आर सॉल्ट, इसको हम डाई एजो सॉल्ट भी कहते हैं। ये एक सॉल्ट है, एक कंपाउंड है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक कलर्ड कंपाउंड बनता है जिसे हम एजो डाई कहते हैं, ठीक है। ये कलर्ड कंपाउंड है। जितना ज़्यादा एजो डाई प्रोड्यूस होगा इसका मतलब हमारे सोल्यूशन के अंदर एंजाइम की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा है, ठीक है। और जितना ज़्यादा एजो डाई प्रोड्यूस होगा एब्जॉर्बेंस उतनी ज़्यादा होगी, लाइट उतनी ज़्यादा उस कलर की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिफ्लेक्टर पर हमें कम से कम लाइट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हम कैसे एब्जॉर्बेंस फाइंड करते हैं, हम लाइट के पार्टिकल्स काउंट करते हैं, उनको सोल्यूशन के ऊपर फॉल करवाते हैं। सोल्यूशन में जो भी कलर होता है उसके अकॉर्डिंग लाइट के पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। तो वो जो सेंसर्स होते हैं वो जितने पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होते हैं उन्हें काउंट करते हैं, जो उन्होंने टोटल भेजे होते हैं उनको, और जो रिफ्लेक्ट करके वापस आए हैं उनको माइनस करते हैं। तो उनके पास एब्जॉर्बेंस आ जाती है कि इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए हैं इन द सॉल्यूशन। और फिर अगर हमारे पास वो एब्जॉर्बेंस वो हमें बता देते हैं, फिर हम उसको अपने फार्मूला के अंदर जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर पुट करते हैं और हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती है अपने अननोन सब्सटेंस की। सो दैट हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है द रेट एट विच द डाईएजो कंपाउंड इज फॉर्म। डाईएजो कंपाउंड ये है फास्ट रेड टी आर सॉल्ट। यहाँ पर मिस्टेक हुई हुई है, गलती से डाईएजो लिखा हुआ है, यहाँ पर एजो डाई होना चाहिए था जो कि बन रहा है। ये जितना ज़्यादा बनेगा एट 405 नैनोमीटर तो एसीपी एक्टिविटी स्पेसिमेन के अंदर उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एसिड फॉस्फेटेज है इसकी हमारे पास दो बेसिक हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। एक प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज है और एक नॉन प्रोस्टैटिक है। मैंने बताया ना कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स में पाया जाता है, तो बाकी सारे ऑर्गन्स में जो भी होगा उसको हमने नॉन प्रोस्टैटिक कह दिया है और एक को हमने प्रोस्टैटिक कह दिया जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है। प्रोस्टेट में ही क्यों कहा है, बिकॉज क्लिनिकली सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये प्रोस्टेट के डिजीजेस में होता है। एज अ मार्कर भी यूज़ करते हैं इसको हम, ठीक है। तो दैट्स वाई। तो जो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि जो प्रोस्टैटिक हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज है ये टार्टरेट से इनहिबिट हो जाता है। टार्टेरिक एसिड जो है वो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जबकि जो नॉन प्रोस्टैटिक जितनी भी फॉर्म्स हैं वो टार्टरेट रेजिस्टेंट होती हैं, यानी टार्टरिक एसिड की प्रेजेंस में उनकी एक्टिविटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। It is measured in the presence of tartrate. The difference between the assay of the total ACP and one of the non-prostatic ACP gives the prostatic ACP activity. इसका मतलब क्या है, यानी हम इस प्रैक्टिकल के अंदर टोटल एसीपी फाइंड करते हैं और नॉन प्रोस्टैटिक एसीपी फाइंड करते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो आंसर आता है उसको हम माइनस करते हैं, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज ऑफ द प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज। तो हमारा मकसद है हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक टोटल एसिड फॉस्फेटेज और एक नॉन प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज। इसलिए वैसे नॉर्मली हम हर एंजाइम के प्रैक्टिकल में एक टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं, एक क्यूबिट यूज़ करते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिकल में क्योंकि हम दो चीज़ें फाइंड करने जा रहे हैं दैट्स वाई हम दो क्यूबिट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिएजेंट्स पर आ जाएँ, थोड़े लंबे चौड़े रिएजेंट्स हैं बट यू हैव टू लुक एट। सबसे पहले है R1 जिसमें सिट्रेट बफर है, मेजरली इसका नाम है सिट्रेट बफर है। इसके अंदर 1,5 पेंटेन डायोल है, सर्फेक्टेंट है, प्रेजर्वेटिव है।
आर ट्रू में सिट्रेट टार्ट्रेट बफर है, इसमें सोडियम टार्ट्रेट है, सिट्रेट बफर है, पेंटेन डायोल है, सर्फेक्टेंट प्रिजर्वेटिव वो सेम है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें बस एडिशनल सोडियम टार्ट्रेट है। उसके बाद R3 है सबस्ट्रेट, अल्फा नेफ्थाइल फॉस्फेट, फास्ट रेड टी आर सॉल्ट जिसको डाइजो कह रहे हैं हम, और R4 में स्टेबलाइजर है। अब देखना, अब हम क्या करते हैं कि जो R3 है, अब हम जो वर्किंग रिएजेंट है ना वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये तो 4 रिएजेंट्स दिए हुए हैं ना, तो हम वर्किंग कैसे प्रिपेयर करेंगे। जो R3 है, अगर आप इसके कंपोनेंट्स देखें तो जो हमें प्रिंसिपल में हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं वो एक्चुअली इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और अल्फा नेफ्थाइल फॉस्फेट और फास्ट रेड टीयर सॉल्ट, बेसिक रिएक्शन इनकी वजह से होना है। और जो बाकी ऊपर वाले दोनों है ना, हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, तो हमने 2 रिएजेंट्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले हमने R3 को खोलना है, क्योंकि वो मेन है, वो दोनों रिएजेंट्स में होगा, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डलेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम R3 को खोलते हैं, ठीक है। R3 को खोलकर सबसे पहले हम एसीपी रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं। एसीपी रिएजेंट क्या, टोटल एसीपी जो मेजर करेगा, जिसमें हम टोटल एसीपी मेजर करेंगे। तो हम पहले उसमें R3 डालते हैं, ठीक है। और ऐड प्रॉम्प्टली द कंटेंट्स ऑफ वायल R3 इंटू R1, यानी आपने R3 के कंटेंट्स को पहले R1 के अंदर मिक्स करना है, ठीक है। इससे आपके पास R3 और R1 के मिलने से ACPA रिएजेंट बन जाएगा, जो कि टोटल एसिड फॉस्फेटेज रिएजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड प्रॉम्प्टली द कंटेंट्स ऑफ वाइल R3 इंटू R2, फिर आपने R3 के कंटेंट्स को R2 में डालना है। इससे आपके पास जो रिएजेंट प्रिपेयर होगा वो नॉन प्रोस्टैटिक ACP रिएजेंट होगा। अब आपके पास दोनों क्यूबिट्स के रिएजेंट प्रिपेयर हो गए। उसके बाद आपने मिक्स करना है दोनों को एंड वेट फॉर कंप्लीट डिसोल्यूशन वाइल वी R4 इज रेडी फॉर यूज़, वो ऑलरेडी रेडी टू यूज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिएजेंट्स की प्रेपरेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस लिखी हैं कि एक बार खोलने के बाद रिकॉन्स्टिट्यूएंट रिएजेंट्स आर स्टेबल फॉर 10 डेज एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी ये मिक्सिंग के बाद जो आपने रिएजेंट्स बनाए हैं ये 10 डेज तक इस टेम्परेचर पर स्टेबल रहेंगे, फिर ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहेंगे। उसके बाद है डिस्कार्ड एनी रिएजेंट्स इफ क्लाउडी, अगर वो क्लाउडी हो जाए तो उन्हें डिस्कार्ड कर दें, या जो आप उनसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसमें जब वाटर ब्लैंक रिएजेंट ब्लैंक को मुहैया करेंगे, रिएजेंट ब्लैंक की रीडिंग आनी चाहिए 0। अगर वो 0.600 से बढ़ जाए रीडिंग, तो आपने तब भी आपने रिएजेंट्स को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन में यू हैव, अच्छा इसमें वैसे नॉर्मली प्रैक्टिकल में लिखा होता है सीरम और हेपेरानाइज प्लाज्मा, यहाँ पर प्लाज्मा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सीरम लेना है आपने, नॉन हीमोलाइज सीरम, और एसिडिफाई होना चाहिए, बिकॉज यू नो एसिड फॉस्फेटेज है तो वो एसिडिक पीएच में ही एक्टिव रहेगा। अगर आप उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर देंगे, एसिडिक पीएच ख़त्म कर देंगे, तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। At pH 5.4 to 6.2 by adding a drop of vial R4 for 1 ml of serum। अब यहाँ पर R4 का फंक्शन आ गया है, जो कि स्टेबलाइजर है। आपने उसके 2 ड्रॉप डालना है, 20 माइक्रोलीटर उसका डाल देना है आपने सीरम के अंदर, ठीक है, 1 ml ऑफ सीरम के लिए। उसके बाद है द एक्टिविटी डिक्रीजेज ऑफ 50% इन 8 आवर्स इन नॉन एसिडिफाइड सीरम, यानी अगर आप एसिड नहीं डालेंगे, नॉन एसिडिफाइड सीरम यूज़ करेंगे, तो 8 घंटों में उसकी एक्टिविटी 50% तक कम हो जाएगी। एसिड फॉस्फेटेज एक्टिविटी स्टेबल इन द एसिडिफाइड सीरम फॉर 7 डेज, और अगर आपने एसिड डाला है तो वो 7 डेज तक 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रहेगा। अदरवाइज उसके बाद उसकी तब भी एक्टिविटी कम होने लग जाएगी। तो ये सीरम के लिए, स्पेसिमेन के लिए कुछ कंडीशंस थी। उसके बाद मैनुअल ऐसे सेटिंग्स हैं, वेवलेंथ 405 नैनोमीटर, क्यूबिट 1 सेंटीमीटर, लाइट पाथ, ठीक है, दैट्स व्हाट वेवलेंथ, बस इसमें आप याद कर लें। उसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत ईजी है, वही है, लेट रिएजेंट्स एंड स्पेसिमेन स्टैंड एट रूम टेम्परेचर, उनको आपने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। उसके बाद आपने 2 थर्मोस्टेटेड क्यूबिट ली, वही जिन पर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। आपने उनको एक को एसीपी लेबल करना है, एक को नॉन प्रोस्टैटिक एसीपी लेबल करना है। आपने दोनों में रिएजेंट डालना है और उनका अपना अपना रिएजेंट डालना है, ठीक है। एसीपी वाली में आपने 1 ml एसीपी रिएजेंट का डालना है, जो कि आपने R1 और R3 को मिक्स करने से बनाया है। जो नॉन एसीपी वाली होगी उसके अंदर आपने 1 ml नॉन प्रोस्टैटिक एसीपी वाले रिएजेंट को डालना है, जो कि आपने R2 और R3 को मिक्स करने से बनाया है, ठीक है। उसके बाद आपने दोनों में स्पेसिमेन डालना है, 100 माइक्रोलीटर 100 माइक्रोलीटर दोनों के अंदर। उसके बाद आपने मिक्स करना है उनको एंड साइमल्टेनियसली स्टार्ट द स्टॉप वॉच, और जब मिक्स कर रहे हैं तभी आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। पहले आपने सबसे पहले ए नॉट लेनी है, यानी फर्स्ट एब्जॉर्बेंस लेनी है 5 मिनट्स के बाद मिक्स करने के, एंड उसके बाद हर मिनट के बाद लेनी है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मिनट्स। तो आपके पास रीडिंग्स आ जाएंगी A1 A2 एंड A3 रिस्पेक्टिवली। अब आपने इनके डिफरेंस लेना है, ठीक है। कैलकुलेट द मीन डिफरेंस ऑफ एब्जॉर्बेंसेस डेल्टा ए पर मिनट बाय सब्ट्रैक्टिंग ए नॉट फ्रॉम A1 A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2, ठीक है। इन तीनों को माइनस करके ऐड करके आपने एवरेज ले लेना है। 3 मिनट्स की रीडिंग्स थी तो 3 मिनट्स को आपने डिनोमिनेटर में रखना है। आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़
द मीन एब्जॉर्बेंस, ठीक है। आपने उसको फैक्टर विच इज़ 730 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एंजाइम की कंसंट्रेशन आ जाएगी इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर में, ठीक है। सो दैट वाज आवर होल प्रैक्टिकल। उसके बाद है डू द अबव कैलकुलेशंस फॉर बोथ एसीपी एंड नॉन प्रोस्टेटिक एसीपी एब्जॉर्बेंसेस टू गेट देयर वैल्यू इन इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। यानी आपके पास दो टेस्ट ट्यूब थी, पहले आपने एक के साथ ये सारा प्रोसीजर किया, फिर दूसरे के साथ किया, फिर दोनों की ये वाली वैल्यूज निकाल कर माइनस करना है टोटल में से नॉन प्रोस्टेटिक एसीपी को, तो आपके पास प्रोस्टेटिक एसीपी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ आवर रिक्वायरमेंट। नॉर्मल वैल्यूज दी हुई हैं, तो टोटल एसिड फॉस्फेटेज की लेस देन 6.6 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है, प्रोस्टेटिक की लेस देन 3.5 यूनिट्स पर लीटर होती है। और ठीक है, ये बस ये दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं और यही बुक में दी हुई है। उसके बाद क्योंकि नॉन प्रोस्टेटिक की तो वेरी करेगी ना अकॉर्डिंग टू द टिश्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट द कॉजेज ऑफ रेज्ड एसिड फॉस्फेटेज लेवल्स, क्यों ज़्यादा होती हैं। तो हमारे लिए ये प्रैक्टिकल करना इंपॉर्टेंट भी क्यों था वो अब हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। इससे मैंने चूँकि स्टार्ट में बताया कि प्रोस्टेट सबसे इसके इंपॉर्टेंट है, तो हम इससे प्रोस्टेट कैंसर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट बायोप्सी और सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर, ये सारा कुछ डायग्नोज करते हैं, ठीक है। वाइल एसिड फॉस्फेटेज इज नो लॉन्गर द प्राइमरी मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस, एलिवेटेड लेवल्स में स्टिल बी ऑब्जर्व्ड इन सम केसेस पर्टिकुलरली इन एडवांस्ड और मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। यानी कि ये पहला मार्कर नहीं है जो प्रोस्टेट कैंसर में रेज होता हो, ठीक है, बट ये अगर रेज हो तो हमारे पास एक मेजर डायग्नोसिस होता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, दिस नॉन कैंसरस कंडीशन ऑफ इन्वॉल्व्स एन enlargement of prostate gland which can lead to increased acid phosphatase levels. Prostate biopsy or surgery procedures involving the prostate gland, जैसे आप प्रोस्टेट की बायोप्सी या सर्जरी करने लगे हैं तो टेम्पररीली इस एंजाइम के लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं। बोन डिसऑर्डर्स में होते हैं कंडीशंस अफेक्टिंग द बोन सच एज पैगेट्स डिजीज, ऑस्टियोमाइलाइटिस और बोन मेटास्टेसिस फ्रॉम वेरियस कैंसर्स, they can lead to elevated acid phosphatase levels due to increased bone turnover and osteoclast activity. उसके बाद और क्या कंडीशंस हैं, अगर आपको ये चार भी आती हैं तो भी बहुत काफ़ी है। हेपेटाइटिस और सिरोसिस में, गॉशर्स डिजीज़ में, हेरी सेल ल्यूकीमिया, मल्टीपल मायलोमा, लिम्फोमा, ठीक है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स में भी ये होते हैं तो उसकी डिजीजेस भी हो रही हैं। अदर कंडीशंस एलिवेटेड एसिड फॉस्फेटेज लेवल्स में आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज ट्यूबरक्लोसिस एंड इन रेयर केसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर पैराथायराइडिज्म। ये क्योंकि बहुत रेयर है, ये आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको पहली 4-5 याद हैं तो काफ़ी है। देन सिनेरियो है, गौर से पढ़िएगा इसको। 65 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट्स टू हिज यूरोलॉजिस्ट। पहली बात, यूरोलॉजिस्ट को क्या है, ही इज अ मैन with concerns about his recent health. He reports experiences difficulty urinating, including a weak urine stream and frequent urination. ठीक है, सारा कुछ urination से रिलेटेड है, डिफिकल्टी है, फ्रीक्वेंट है, वीक यूरिन स्ट्रीम है, तो एक इंडिकेटिव दे रहा है कि मसला है यूरिनरी ट्रैक के अंदर, ठीक है। Especially at night. He also mentioned occasional blood in his urine and discomfort in his pelvic region. ठीक है, आप यूरिनरी ट्रैक एब्डोमेन से डिसेंड करता हुआ पेल्विक में आ रहा है, तो अब आपको कंसाइज हो गया कि पेल्विक रीजन में मसला है, उसको पेन उधर है, डिस्कम्फर्ट उधर है। तो पेल्विक रीजन में यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड यूरिथ्रा है, प्रोस्टेट है, यूरिनरी ब्लैडर है, जिन चीज़ें जो रिलेटेड हैं यूरिनरी ट्रैक से। ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन द यूरोलॉजिस्ट पैल्पेट्स अ फिर्म इरेगुलेटरी शेप्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इन्होंने बता भी दिया है कि मसला प्रोस्टेट का है। लैब रिपोर्ट्स हैव शोन इन द टेबल फर्दर इमेजिंग स्टडीज रिवील लोकलाइज्ड डिजीज विदाउट एविडेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये क्या होगा ये आपने बताना है। तो ये प्रोस्टेटिक कैंसर है, सिंपली प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है, यहाँ से भी पता लग रहा है सिनेरियो से। अब हम रिपोर्ट्स देख लेते हैं। HB लेवल थोड़ा सा कम है, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है, यूरिया लेवल नॉर्मल है, एसिड फॉस्फेटेज लेवल हाई है और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी हाई है। ये जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है ये भी एक मार्कर है फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, इट मीन्स देयर इज, और सिनेरियो से भी साफ वाज़िह हो रहा है, इट इज़ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा और कैंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।